हेलो नमस्कार साथियों, मैं नितेश शर्मा एनएसए स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम क्लास 9th का गणित पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 1 है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारियां जान लेते हैं। जैसे हम गणित स्टार्ट कर रहे हैं तो गणित की खोज कैसे हुई, इनके पिता कौन थे, इन सब के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद अपने चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है। तो आइए, गणित किसे कहते हैं। पहला हेडिंग हमारा है गणित किसे कहते हैं। कोई भी पूछ सकता है आपसे, गणित किसे कहते हैं। हेडिंग डालिए गणित। गणित की परिभाषा। देखिए गणित की परिभाषा, गणित की परिभाषा देखिए, पहले अभी हम बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद हम अपने चैप्टर वाइज सवाल पे लगाएंगे, एक्सरसाइज सब लगाएंगे, हल करेंगे। उसके पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, डेफिनेशन क्लियर रहेगा, किसे क्या कहते हैं, तो वो अपने आप सवाल लगाने में अच्छा भी लगेगा, मन भी लगेगा, सवाल भी सॉल्व होगा। ठीक, आइए, गणित की परिभाषा क्या होती है। गणित, देखिए, गणित ऐसी विद्याओं गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों के आपसी रिश्ते के गुणों के स्वभाव का अध्ययन कराती है। देखिए, गणित की परिभाषा क्या होती है। गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों के गुणों के स्वभाव का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। ठीक, अच्छा, गणित की परिभाषा हो गई। गणित के जनक कौन थे। गणित के जनक जिसे जाना जाता है व्यापक रूप से, कौन थे विश्व में। गणित के जनक, ये सब बेसिक जानकारियां हैं, आप लोग याद रखिएगा। कोई भी कभी भी पूछ सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप जानते ही ना हो। ठीक है, गणित के जनक किसे कहा जाता है, कौन है विश्व में। देखिए, विश्व में जिसे देखा जाता है, विश्व में जिसे जाना जाता है, कौन है, वो है आर्किमिडीज जी, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, यूनानी थे। ठीक, गणित के जनक विश्व में किसे जाना जाता है, आर्किमिडीज जी को, जो कि यूनान के रहने वाले थे। और भारत में किसे जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। भारत में किसे जाना जाता है, भारत में कौन है, भारत में जिसे जाना जाता है वो आर्यभट्ट जी हैं। आर्यभट्ट जी हैं। देखिए, आर्यभट्ट जी ने ही जीरो का खोज किया था। देखिए, जीरो के साथ साथ पाई का मान 22/7 का जो मान बताया है, इन्होंने ही बताया, आर्यभट्ट जी ने ही सिद्ध किया था। इसके पहले आर्किमिडीज जी भी उसका अनुमान लगाया था, लेकिन उसका एक्यूरेट मान बता नहीं पाए थे, तो आर्यभट्ट जी ने बताया था 22/7। ठीक,
इन्होंने किसकी खोज की थी? जीरो की खोज देखिए, जीरो की खोज और पाई का मान 22/7 इन्होंने ही बताया था। किसने बताया था? आर्यभट्ट जी ने बताया था कि पाई का मान 22/7 और जीरो की भी खोज इन्होंने ही किया था। अच्छा, और आगे गणित दिवस मनाया जाता है। अब गणित दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? गणित दिवस देखिए, गणित दिवस जो मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। गणित दिवस गणित दिवस कब मनाया जाता है? गणित दिवस जब मनाया जाता है 22 दिसंबर। देखिए 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो गणित दिवस मनाया जाता है। बाईस दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अब इतनी बातें हो गई। गणित की परिभाषा क्या होती है, गणित के जनक कौन है, भारत में कौन है? आर्यभट्ट जी हैं। गणित दिवस मनाया जाता है, ये तो मालूम हो गया कि 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो जान लीजिए। गणित दिवस इसलिए मनाया जाता है 22 दिसंबर को कि श्री जो गणित के जादूगर एक तरह से कहे जाते हैं, हमारे गणित में जो कहा जाता है जादूगर जिसे जाना जाता है, ऐसे लिखिए, गणित के जादूगर गणित के जादूगर श्री श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के जन्म दिवस पर देखिए, इसी दिन जो गणित के महान जादूगर के जन्म दिवस पर ही भारत सरकार ने 2012 को 22 दिसंबर के दिन गणित दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे? 22 दिसंबर को ध्यान रखेंगे। इतना बात जरूर ध्यान रखेंगे कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज जी हैं। जो भारत में कौन है? भारत में आर्यभट्ट जी हैं। और गणित की परिभाषा क्या होती है वो तो सिंपल है। ठीक, तो इतना नोट डाउन करिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर के दिन गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, प्राकृतिक संख्या निकली कहाँ से है? प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या से निकली है। तो हेडिंग डालिए वास्तविक संख्या है। पहले वास्तविक संख्याएं, हेडिंग डालिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए, वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिसका कोई काल्पनिक मान ना हो। सिंपल सा एक लाइन का परिभाषा है। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती है वास्तविक संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें कोई काल्पनिक मान ना हो, जिसका कोई या जिसमें कोई
काल्पनिक मान ना हो। तो इतना ध्यान रखिएगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें कोई काल्पनिक मान नहीं होता है। काल्पनिक मान नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं हो या नहीं होता है। ठीक, ठीक। जैसे वास्तविक संख्या में क्या क्या आता है? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ऐसे इन्फिनिट तक हो गया, या -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, या बटे में हो गया। वास्तविक के अंदर सब कुछ आ जाएगा। बटे में हो गया, दशमलव में हो गया, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। वास्तविक संख्या हो गया। अब आते हैं अपने प्राकृत संख्याएं पे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हेडिंग डालिए प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होता है? प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होता है? प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती है। 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होकर एक से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। क्या कहते हैं? 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। जैसे देख लीजिए क्या होता है। 1 से यहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसे एक तरह से कहते हैं नेचुरल नंबर इंग्लिश में। 6 ऐसे ऐसे इन्फिनाइट तक। ठीक, ये इसका इस सिंबल का मतलब होता है कि इन्फिनाइट जिसका अंत ना हो, अनंत। तो ये चिन्ह का मतलब होता है अनंत। ठीक, अब आते हैं प्राकृत संख्या हो गई। अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? हेडिंग डालिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या में अगर हम सभी एक तरह से ऐसे भी परिभाषा इसका कर सकते हैं, सभी प्राकृत संख्या और 0 को ले लेते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या है? 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखिए 0 1 2 3 ऐसे ऐसे तक की अनंत तक की। ठीक, ये एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिसका मान काल्पनिक ना हो। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, संख्या कहलाती है या संख्याएं होती हैं। जैसे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल है 1 से पूरा अनंत तक का।
पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है। 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। देखिए इतना बात ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बहुत लोग अगर जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो वो सब कंफ्यूज में रहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 भी रहता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होती है संख्या। अब आइए करिए, फिर आगे चलते हैं। एक हेडिंग डालिए पूर्णांक, अगली हेडिंग पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में देखिए अभी तक हम क्या कह रहे थे, 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। 0 से शुरू होकर सभी अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। अब दोनों को मिला देंगे हम, जैसे प्लस भी ले लेंगे माइनस भी ले लेंगे, तब वो पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। तो एक सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। पूर्णांक कहलाती है। क्या हुआ? सभी, 2 बार हो गया क्या? सभी धनात्मक या धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए पूर्ण संख्याएं क्या हमने बताया, 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, ऐसे ऐसे 4, ऐसे ऐसे अनंत तक की, ठीक। सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं यहाँ पे लिख लीजिए धनात्मक पूर्ण संख्याएं अनंत तक की, यहाँ पे लिख लीजिए धनात्मक, हाँ यहाँ पे लिख लीजिए अनंत तक की क्या है, सभी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं अनंत तक की पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक। जैसे देखिए अनंत तक, फिर इधर से माइनस में जाएंगे ऋणात्मक में, -2 -3, इस तरह से ये पूर्णांक बन गया, इसी को पूर्णांक कहते हैं। ये इधर से चले दाएं साइड, तो इधर से चले दाएं साइड तो प्लस में, इधर से बाएं साइड तो माइनस में। तो क्या हुआ कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक। अब आते हैं आगे हेडिंग डालिए, पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया। अब डालिए सम संख्या, हेडिंग डालिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, इसको लिखिए। ऐसी संख्याएं जो 2 से, मतलब 2 से इस तरह से, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे देख लीजिए क्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे ऐसे अनंत तक की सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे देखिए कि इसको हल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे 4 को हमने 2 से विभाजित किया तो पूरी तरह कट गया ना, तो यही हो गया, ये पूरी तरह कट गया, 2 बचा, तो यही पूरी तरह जब कट जा रहा है तो ये सम संख्या बन गई।
अभी हम 5 को काट लेंगे तो देखिए इन्हें कटेगा, तो ये विषम संख्या में हो जाएगा। ठीक, तो आगे हेडिंग डालिए विषम संख्या। आगे हेडिंग डालिए विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या की हेडिंग डालिए ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह ना कटे, पूरी तरह ना कटे, ना विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित ना हो, ना हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में लिखें, देखिए 3, 5, 7 1 भी, 3, 5, 7 1, 3, 5, 7 9 11 ऐसे ऐसे अनंत तक की सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे देखिए 3 को हम 2 से विभाजित किए, काटेंगे दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये विषम संख्या हो गई। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या में क्या होता है कि बटे में और दशमलव में मान नहीं होना चाहिए। बटे में या दशमलव में गिनती नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगी? पूर्ण हो संख्या हो गई। ऐसा नहीं कि कर दी 0 सभी तो दशमलव भी ले लिए और बटे भी ले लिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब आगे हेडिंग डालिए। आगे हेडिंग डालिए विषम संख्या, सम संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया। अब क्या बाकी है? हाँ, भाज्य संख्या। हेडिंग डालिए भाज्य संख्या। हेडिंग डालिए भाज्य संख्या। हेडिंग डालिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या डालिए हेडिंग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या और सम संख्या में बहुत डिफरेंट होता है, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। भाज्य संख्या में क्या होता है कि भाज्य संख्या में ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या लिखिए, पहले लिख लीजिए, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो 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 अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप और अपने आप और एक के अलावा किसी और संख्या से कटे, और संख्या से कटे, अपने आप के साथ, अपने आप से और अपने आप से और एक से के अलावा किसी और संख्या से कटे, संख्या से कटे, किसी और संख्या से कटे या विभाजित हो, या विभाजित हो, एक मिनट, किसी और संख्या से कटे या विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो अपने आप से या एक से के अलावा किसी और संख्या से कटे, विभाजित
विभाजित कटे या विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या है। हमने क्या कहा, ये ऐसी संख्या जो एक से या अपने आप के अलावा किसी और भी नंबर से कटे, और भी संख्या से कटे, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे देख लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं भाज्य संख्या में एग्जाम्पल, पहले लिख लीजिए 4, 6, 8, 10 ETC एग्जाम्पल तक, ठीक, अनंत तक। देखिए जैसे 4 को हम ले लिए, 4 को हम 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटें, देखिए 2 दूना 4 कट गया, ठीक, एक तरह से ये ऐसे कट गया। अब दूसरी तरह से देखिए, जैसे 4 को हम ले लिए, अब 4 को हम फिर एक नंबर से काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, 1 चौक को 4 कट गया, 2 तरह से हो गया। अब देखिए तीसरी तरह से भी कट सकता है ये, जैसे देखिए 4 है, 4 को 4 से ही काट देंगे, 4 एक नाम 4 कट गया ना। तो कितने टाइप से कटा, 1 2 3, 3 टाइप से कटा ना। तो इसी को कहते हैं कि ऐसी संख्या जो अपने आप से, देखिए अपने आप से कट रहा है, और एक से मतलब एक से इसके अलावा किसी और भी नंबर से, और भी संख्या से कटे, जैसे किसी और भी संख्या से कटे। देखिए 2 से कटा, यहाँ पे 1 से कटा, यहाँ पे 4 से कटा, 2 से एक और नंबर जुड़ गया, मतलब 2 से भी कट गई, तो 3 तरह से कट गई ना। तो इसी प्रकार से जो अपने आप और एक के अलावा किसी अन्य भी नंबर से कटे, वो क्या होता है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये सब क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। तो आगे अब हेडिंग डालिए, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे डालिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हेडिंग डालिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अच्छा अब तो आप लोग बना ही लेंगे इसका परिभाषा। भाज्य संख्या का समझ में आ गया, बस इसी का उल्टा हो जाएगा वो, बस एग्जाम्पल में अभी देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो अपने आप मतलब अपने आप और एक से के अलावा किसी और से ना कटे, किसी और संख्या से ना कटे या विभाजित हो, वह क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। हमने क्या कहा, ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो अपने आप और एक से के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, क्या होती है, कटे या विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 7 11 ऐसे अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। जैसे देखिए 3 को हम ले लिए, 3 को ले लेते हैं, 3 को हम कैसे काटेंगे, 3 को हम कितने से काट सकते हैं, 3 को कितने से भाग दे सकते हैं, 3 को 1 से देख सकते हैं, ठीक, 1 3 3, ठीक। और एक टाइप का, अब देखिए दूसरा टाइप का क्या हुआ, अब इसको हम खुद से काट सकते हैं, इसको जैसे 3 से 3 को काट सकते हैं, ठीक, 3 एक नंबर 3। अब देखिए इसको किसी और नंबर से काट सकते हैं, किसी और नंबर से काट सकते हैं, नहीं कटेगा, अगर कटेगा भी तो दशमलव में आएगा, दशमलव में नहीं आना चाहिए, इतना बात ध्यान रखिएगा, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अब आगे चलिए, आगे हेडिंग डालिए सहभाज्य संख्या। क्या है, सहभाज्य संख्या, आगे हेडिंग डालिए सहभाज्य संख्या।
सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या है? सहभाज्य संख्या। हेडिंग डालिए सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब मासा एक हो, जिनका मासा एक हो, जिनका ऐसी एक तरह से कह सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिसका मासा कोष्टक में HCF, जिसका मासा केवल एक हो, उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 4, 5, 6, 7, ऐसे 15, 20, ठीक, ऐसे ऐसे अनंत तक की। देखिए हमने क्या कहा? ऐसी दो संख्याएं जिसका मासा HCF, मासा मतलब HCF केवल एक हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब देखिए इसको हम काटेंगे, मासा निकालने आता है ना, मासा देखिए कैसे निकाला जाता है। मासा का मतलब ये होता है कि जो दो नंबर हमने लिया है, ठीक, ऐसी संख्या लेगी जो दोनों को काटे। देखिए 2 अगर हम लेंगे तो खाली 4 को काटेगा, अगर 5 लेते हैं तो 5 खाली 5 को काटेगा, 4 को नहीं काटेगा। तो ऐसी कौन सी संख्या ले, कौन काट सकती है इसको? केवल एक काट सकता है, केवल एक काट सकता है। वो कितनी बार काट सकता है? एक ही बार काट सकता है ना, केवल एक बार काट सकता है, ठीक। तो इसका HCF कितना होगा? HCF इसका कितना होगा? 1 होगा। यही एक क्या कहलाएगा? यही संख्या, ये संख्या क्या बन गई? इसी एक के कारण क्या बन गई? सहभाज्य संख्या बन गई। अब आते हैं, सहभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब आते हैं परिमेय संख्या। हेडिंग डालिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए परंतु Q का मान 0 ना हो। इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा कि Q का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा। तो आइए क्या होता है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, परंतु Q का मान शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। क्या हुआ?
परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके परंतु q का मान 0 ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिख दिया 3/2, ये p बटे q के रूप में लिखा गया कि नहीं? इसका मान p हो गया, इसका मान q हो गया, मतलब p का मान है, q का मान है। ऐसे लिख दिए हम 5/2, 7/2, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, अगर हम इसके नीचे हम 0 लिख देंगे तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक, अगर 0 आ गया तो हेडिंग डालिए, आगे हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, आगे हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया। अब आगे हेडिंग डालिए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? बस इसी का उल्टा कर दो, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके अतः q का मान 0 हो। ठीक, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके, लिखी ना जा सके, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय, अतः q का मान 0 हो, 0 होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या होगा? क्या हो गया इसका? अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी ना जा सके अतः q का मान 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है? परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। इस बोल रहा है ऐसी संख्या है जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके अतः q का मान 0 ना हो, मतलब 0 हो तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि q का मान 0 है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 25 लिख दिए, इसके बटे 0 कर दिए तो एक कैसी हो गई? परिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से पाई भी है, देखिए पाई का मान भी कहता है कि p बटे q के रूप में होता है लेकिन दशमलव में ना आए, दशमलव में आ गया तो वह जब दशमलव के बाद कंटिन्यू एक ही संख्या रिपीट नहीं होती, कंटिन्यू चलने लगती है अलग अलग संख्याएं, तब वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इस तरह से 4 को ले लीजिए, √3 को ले लीजिए, इस तरह से अनेकों एग्जाम्पल है ETC। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करें, उसका सॉल्व करके हल करके देंगे हम लोग। तो तब तक के लिए जय हिंद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब अगले क्लास में एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।